ये कहानी एक गरीब लड़के की है जो दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होकर अपनी दुनिया के सारे मैजिक स्पेल्स को सीख लेता है और बन जाता है सबसे ज्यादा माहिर जादूगर। तो कहानी की शुरुआत में हम लियाम हैमिल्टन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी नींद से उठता है। उठते ही उसकी नज़र एक मेड के ऊपर पड़ती है और उसे अपने आसपास दिखता है कि इस समय वो एक पार्टी के अंदर है। जैसे ही लियाम शीशे की तरफ जाता है वो अपना शरीर देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इस समय वो एक 12 साल के बच्चे के शरीर के अंदर है। इसी समय यहाँ पर चार्ल्स हैमिल्टन नाम का एक शख्स आता है जो कि लियाम को डांटने लग जाता है। ये सारी चीज़ें देखकर लियाम को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है। अगले दिन उठने के बाद वो बताता है कि इस समय वो लियाम हैमिल्टन नाम के एक बच्चे के शरीर के अंदर आ चुका है। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक कॉर्पोरेट मजदूर था, लेकिन अब वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर परिवार में लियाम हैमिल्टन नाम के इस बच्चे के शरीर के अंदर आ चुका है, जो कि इस परिवार का 5वां बेटा है। अब थोड़े समय बाद लियाम की मेड उसे उसके कपड़े पहनाती है और यहीं पर हमें ये भी जानने को मिलता है कि हैमिल्टन परिवार के पास बहुत सारी ज़मीन भी है और एक बहुत अच्छा मेंशन है। इसके बाद लियाम और घर का चौथा बेटा जिसका नाम ब्रूनो हैमिल्टन है, वो दोनों अपनी ट्यूटरिंग क्लासेस को अटेंड करते हैं, जहाँ पर उनका होम ट्यूटर उन्हें अभी मैजिक के बारे में पढ़ाने लगता ही है कि उसी समय लियाम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि क्या इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है। तभी ब्रूनो कहता है कि कर तो सकते हैं, लेकिन तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? 1000 लोगों में से सिर्फ एक आदमी ही नॉर्मल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये चीज़ जानने के बावजूद भी लियाम अपना मैजिक चेक करने के लिए लाइब्रेरी के अंदर चले जाता है, जहाँ पर वो एक किताब के अंदर एक मंत्र को देखता है और एक बार में ही उस स्पेल को कर लेता है। जिसके बाद वो अपने फादर चार्ल्स हैमिल्टन से परमिशन लेता है कि वो किताबों को लाइब्रेरी से बाहर ले जा सके। जिसके बाद लियाम 24 घंटे मैजिक बुक्स को पढ़ने लग जाता है और काफी ज्यादा अलग अलग तरह के मैजिक्स को करने भी लग जाता है। जिसके बाद वो ब्रूनो को मैजिक करके दिखाता है और ब्रूनो भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो भी मैजिक करने का ट्राई तो करता है, लेकिन वो मैजिक नहीं कर पाता। यहीं पर ब्रूनो उसे बताता है कि अगर वो मैजिक कर सकता है तो फिर वो इस घर से बाहर निकलकर कमा भी सकता है, और वो सिर्फ कमा ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा अमीर भी हो सकता है। जिसके बाद अगले दिन जब लियाम लाइब्रेरी से एक मैजिक बुक लेकर जा रहा था, तभी उसके फादर लियाम के पास आ जाते हैं और वो उससे मैजिक शो करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद लियाम अपने फादर को एक मैजिक करके दिखाता तो है, लेकिन उस मैजिक से उसके फादर इंप्रेस नहीं होते। जिसके बाद लियाम एक फायर मैजिक करके दिखाता है, जो कि एक हाई लेवल मैजिक है। इस चीज़ को देखकर उसके फादर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लियाम से कहते हैं कि वो जितनी चाहे उतनी बुक्स पढ़ सकता है। और थोड़ी देर बाद जब लियाम अपने मैजिक की प्रैक्टिस करने बाहर निकला था, तभी उसे अपने सामने नीचे एक सफ़ेद कोट में बैठा हुआ आदमी दिखता है और इसका नाम रेमोंड है। रेमोंड लियाम से पूछता है कि क्या वो मैजिक करने जा रहा है। जिसके बाद लियाम कहता है कि हाँ, मुझे मैजिक प्रैक्टिस करनी है, और वो रेमोंड को इग्नोर करके यहाँ से जाने ही लगता कि तभी रेमोंड कहता है क्या तुम मैजिक को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करना सीखना चाहते हो? तभी लियाम कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? जिसके बाद रेमोंड खड़ा हो जाता है और वो अपने हाथ के अंदर 5 अलग अलग तरीके के मैजिक करके दिखाता है लियाम को एक ही समय पर, और वो लियाम से कहता है कि अगर वो उससे मैजिक सीखेगा तो फिर वो भी ये कर सकता है। जिसके बाद लियाम रेमोंड की बात मान लेता है और वो मैजिक सीखने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद रेमोंड लियाम से 2 अलग अलग तरह के मैजिक करने के लिए कहता है पहले। जिसके बाद लियाम रेमोंड को 2 अलग तरह के मैजिक इकट्ठे करके दिखाता है। इस चीज़ को देखकर रेमोंड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब वो लियाम से 3 अलग तरह के मैजिक करने के लिए दिखाता है। जिसके बाद लियाम 3 अलग तरह के मैजिक इकट्ठे करने की कोशिश तो करता है और वो काफ़ी हद तक वो कर भी लेता है, लेकिन उन मैजिक को वो शूट नहीं कर पाता। यहीं पर रेमोंड लियाम को शो करता है कि वो 13 तरह के अलग अलग मैजिक इकट्ठे शूट कर सकता है। यहीं पर वो लियाम को एक रिंग देता है और बताता है कि इस रिंग के अंदर बहुत सारे मैजिक स्पेल्स हैं, और वो लियाम को ये रिंग पहनने के लिए कहता है। जिसके बाद जैसे ही लियाम इस रिंग को पहनता है, उसके शरीर के अंदर बहुत सारे मैजिक स्पेल्स आ जाते हैं और वो एक अलग तरह का मैजिक भी कर पाता है। लेकिन जैसे ही लियाम अपने पीछे देखता है, उसे रेमोंड नहीं दिखता, और यहीं पर वो देखता है कि उसके पास में उसकी घर की मेड आ रही है जिसने एक मैजिक बुक पकड़ी हुई है। वो लियाम को ये मैजिक बुक देती है और बताती है कि उसके फादर ने ये मैजिक बुक उसे पढ़ने के लिए दी है। जैसे ही वो मेड वहाँ से चले जाती है, तभी हम देखते हैं कि रेमोंड भी वहाँ पर आ जाता है और वो लियाम से ये बुक को खोलने के लिए कहता है। जैसे ही लियाम इस बुक को खोलता है, वो इस बुक के अंदर लिखे हुए मैजिक करने के लिए कहता है। जिसके बाद लियाम इस बुक का मैजिक करता है और वो एक फायर स्पिरिट को समन कर लेता है, जो कि बिल्कुल चारमेंडर जैसा दिख रहा है। ये स्पिरिट जैसे ही समन होती है, वो लियाम की रिंग के अंदर चली जाती है और रेमोंड बताता है कि अगली बार उसे जब अपनी स्पिरिट समन करनी होगी, तब उसे कोई फालतू के स्पेल को याद करने की जरूरत नहीं होगी, उसे बस इन स्पिरिट्स को अपनी रिंग से समन करना होगा।
जिसके बाद लियाम अपनी बाकी की स्पिरिट्स को भी अपने रिंग के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगले ही पल जैसे लियाम अपने आगे देखता है, उसे रेमंड वहां पर दिखता ही नहीं और रेमंड इस समय एक मैसेज छोड़कर गया है। लियाम हैमिल्टन, मुझे आशा है कि हम दोनों दोबारा कभी मिलेंगे और मैं चाहता हूं कि हम जब दोबारा मिले तो फिर तुम बहुत ताकतवर बन चुके हो। ये मैसेज देखकर लियाम समझ जाता है कि रेमंड उसे इतनी जल्दी तो अब दोबारा नहीं मिलने वाला। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि लियाम कुछ पेड़ों को काटता है और अपने स्पिरिट्स का यूज करते हुए उन पेड़ों से चारकोल बना लेता है। यहीं पर ब्रूनो लियाम के पास आता है और वो उसे उसका चारकोल देखकर बताता है कि ये काफी अच्छी क्वालिटी का है और वो इस चारकोल को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। यहीं पर ब्रूनो देखता है कि लियाम ने कुछ मैजिक क्रिस्टल भी बनाए हैं और वो उन्हें देखकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इन मैजिक क्रिस्टल को तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे दाम में बेच सकता है, जिसे सुनकर लियाम को काफ़ी अच्छा लगता है। और अगले दिन वो इन सारे के सारे मैजिक क्रिस्टल और कोल को बेच देता है, जिसके बाद उसे काफ़ी सारे पैसे मिल जाते हैं और लियाम अब लालची होते हुए कहता है कि वो अब बहुत सारे पैसे कमाएगा। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लियाम ने एक आइटम बॉक्स बना लिया है जो कि बिल्कुल डोरेमोन की पॉकेट की तरह काम करता है। इसमें जितना मर्जी उतना सामान डाल सकते हैं। वो आइटम बॉक्स के अंदर बहुत सारा अलग अलग तरह का सामान डाल देता है जिसे उसने बेचना है। यहीं पर वो एक मैजिक करता है और अपने क्लोन को समन कर लेता है और वो अपने क्लोन को अपना सारा सामान बेचने के लिए रवाना कर देता है, क्योंकि वो अपने घर वालों को ये शो नहीं करना चाहता कि उसने बिजनेस करना शुरू कर दिया है। जब शाम होती है और लियाम का क्लोन वापस आता है, हम देखते हैं कि लियाम के पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं और लियाम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके मन में तो सिर्फ एक ही चीज चल रही है, पैसा ही पैसा होगा। इसके बाद हम लियाम को अपने ही क्लोन के साथ मैजिक ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। इसी समय लियाम को अपने घर का सबसे बड़ा बेटा दिखता है, जिसे देखते ही वो अपने क्लोन को डिसअपीयर कर देता है। जिसके बाद घर का सबसे बड़ा बेटा अल्ब्रेविट हैमिल्टन लियाम के पास आता है और वो उससे पूछता है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है। ये सुनते ही लियाम अपने मन में सोचता है, पक्की बात है कि अल्ब्रेविट घर का मुखिया बनना चाहता है और ये देखकर कि मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसे अब शक पड़ चुका है कि मैं बनना चाहता हूँ घर का मुखिया। जिसके बाद लियाम कहता है कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है। ये चीज़ सुनते ही अल्ब्रेविट हंसता है और वो लियाम से कहता है कि वो उसकी मुलाकात एक अच्छे एडवेंचरर गिल्ड से करवाएगा। जिसके बाद लियाम पहुंच जाता है एक एडवेंचरर गिल्ड के पास। जैसे ही वो गिल्ड के अंदर जाता है, सारे के सारे लोग लियाम को देखने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि एक बच्चा यहाँ पर क्या करने आया है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर लियाम से कहता है कि उसे लियाम के बारे में अल्ब्रेविट से पहले ही पता चल गया था और वो लियाम से उसका सबसे तगड़ा स्पेल उसके ऊपर करने के लिए कहता है। जिसके बाद लियाम अपना सबसे तगड़ा मैजिक तो नहीं करता, लेकिन वो एक नॉर्मल सा मैजिक करता है जिसे देखकर सारी गिल्ड के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर लियाम को बताते हैं कि उसकी एडवेंचरर रैंक बी रैंक है और उसे कुछ ही समय में अपना खुद का लाइसेंस भी मिल जाएगा। जिसके बाद जैसे ही लियाम गिल्ड से बाहर आता है, उसके पास आसुना नाम की एक लड़की आती है जो लियाम से कहती है कि वो उसके साथ एक पार्टी बनाना चाहती है। अपने सामने एक सुंदर लड़की को देखकर लियाम ज़्यादा सोचता नहीं और एक पार्टी फॉर्म कर लेता है। जिसके बाद आसुना और लियाम हंटिंग करने के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक जंगली वुल्फ दिखता है। वुल्फ देखते ही आसुना लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वो ऐसे बहुत सारे वुल्फ के साथ घिर जाते हैं जिनके साथ लड़ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। इसी वजह से लियाम एक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कुछ पोकेमॉन समन करता है। जो पोकेमॉन इन सारे वुल्फ के मुंह के अंदर घुस के फूल जाते हैं और ये वुल्फ हिल नहीं पाते। जिस मौके का फायदा उठाते हुए आसुना इन सारे वुल्फ के ऊपर हमला करके इन्हें हरा देती है। और जब वो इन वुल्फ की बॉडीज को लेकर जाते हैं गिल्ड तक, तब सारे के सारे एडवेंचरर आसुना और लियाम की पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। और गिल्ड मास्टर आसुना और लियाम से कहता है कि अब जब तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हें एक मिशन देना चाहता हूँ। जिसके बाद आसुना और लियाम उसी मिशन को पूरा करने के लिए आ जाते हैं और इस मिशन में उनको एक मॉन्स्टर को मारना था। लियाम बताता है कि हर मॉन्स्टर के अंदर एक मैजिक क्रिस्टल होता है और उस मैजिक क्रिस्टल की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। लेकिन जब आसुना और लियाम उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं, वो मॉन्स्टर को तो हरा नहीं पाते, लेकिन उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन उसी समय लियाम को एक आइडिया आता है और वो दोबारा से उस मॉन्स्टर से लड़ने जाते हैं, जहाँ पर आसुना उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती है और लियाम अपने आइटम बॉक्स को समन करता है। अपने आइटम बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए वो एक पत्थर को निकालता है जो कि वो उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और जब वो गिल्ड के पास वो मॉन्स्टर लेकर जाते हैं, वो वैसे 2 मॉन्स्टर लेकर जाते हैं, क्योंकि उधर ऐसे 2 मॉन्स्टर थे जो उन्होंने दोनों के दोनों ही खत्म कर दिए हैं। ये देखकर गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और आसुना और लियाम बहुत ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि शहर के अंदर कोई और नोबल मैन आता है, जिसके इंतजार में वहां पर अल्ब्रेविट और चार्ल्स खड़े थे।
लेकिन जैसे ही वो नोबल अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और एक मेंशन के अंदर जाता है, वो लियाम से बातचीत करने लग जाता है और वो लियाम से पूछता है कि उसके पास जो रिंग है वो उसे किसने दी है। जिसके बाद लियाम बताता है कि उसे ये रिंग अपने मास्टर से मिली है, जिन्होंने उसे मैजिक करना सिखाया है। यहीं पर ये नोबल, जिसका नाम स्टैनली है, बताता है कि उस आदमी का नाम रेमॉन्ड है और वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाता है कि रेमॉन्ड ने लियाम को मैजिक सिखाया है। और वो लियाम से कहता है कि वो उसके बॉडीगार्ड के ऊपर जितना खतरनाक हमला कर सकता है उतना खतरनाक हमला करे। जिसके बाद स्टैनली का गार्ड एक बैरियर बना लेता है और लियाम उसके ऊपर एक मैजिक अटैक करता है। ये हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस गार्ड का बैरियर टूट जाता है और लियाम किसी रीज़न की वजह से ऐसा स्वैग वाला एक्सप्रेशन बनाने लग जाता है कि तेरा भाई तो बहुत ही ज़्यादा रॉक स्टार है। लियाम की पावर देखकर स्टैनली भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बताता है कि लियाम को वो अपना नाइट बनाना चाहता है। ये चीज़ सुनकर लियाम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो स्टैनली का नाइट बन जाता है। यहीं पर स्टैनली लियाम से पूछता है क्या रेमॉन्ड ने उसके साथ कोई शरारत करी है। जिसके बाद लियाम बताता है कि एक बार जब वो अपने आइटम बॉक्स के अंदर पानी भर रहा था, तब उसे पानी के अंदर एक लेटर मिला और उस लेटर में लिखा था, लियाम हैमिल्टन, कैसे हो तुम? आशा करता हूँ कि तुम अच्छे होगे। इस पानी के अंदर मैंने ये लेटर के साथ 100 किलो गोल्ड मिलाया हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस सोने का सही इस्तेमाल करो। और लियाम बताता है कि रेमॉन्ड ऐसी शरारतें करता रहता है उसके साथ। जिसके बाद स्टैनली कहता है कि ये कोई आम शरारत नहीं लग रही, उसे दोबारा से चेक करना चाहिए कि रेमॉन्ड ने क्या करा है। जिसके बाद लियाम वैसे ही एक और तालाब के पास जाता है, जहाँ का वो सारा का सारा पानी खत्म कर देता है अपने आइटम बॉक्स में भरकर। जिसके बाद वो अपने सोने के अंदर से 10 किलो सोना नीचे गिरा देता है और जैसे ही वो सोने को नीचे गिराता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है और उस मैजिक सर्कल के नीचे एक अंडरग्राउंड रास्ता खुल जाता है, जिसके अंदर लियाम जाता है और वो यहाँ पर एक मैजिक बुक पड़ी हुई दिखता है और वो एक लेटर भी दिखता है, जिस लेटर के अंदर लिखा हुआ था। ये मैजिक बुक बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आज तक इस मैजिक बुक का स्पेल कोई नहीं कर पाया और मैं भी नहीं कर सकता इस मैजिक स्पेल को, लेकिन तुम्हारी ताकत देखकर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस मैजिक स्पेल को कर सको। जिसके बाद लियाम एक्साइटेड हो जाता है और वो रात तक इस मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस करने लग जाता है और वो इस मैजिक स्पेल को कर भी लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक गेट निकल कर आता है, जिसके अंदर जाते ही लियाम देखता है कि वहाँ पर एक रूम बना हुआ है और उसे ये जानने को मिलता है कि ये रूम उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा जितनी ज़्यादा उसकी मैजिक पावर होगी। इस रूम के अंदर उसकी परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता और अगर उसने मैजिक स्पेल मास्टर करे बिना इसके अंदर कुछ सामान डालकर छोड़ दिया तो फिर वो सामान अपने आप ही गायब हो जाएगा। जिसके बाद लियाम एक्साइटेड हो जाता है और उसके मन में चलता है कि वो यहाँ पर एक घर बना सकता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लियाम आसुना के साथ हंटिंग करते हुए एक मॉन्स्टर को मारता है और उस मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन लेकर जाता है गिल्ड तक, जहाँ पर गिल्ड मास्टर दोबारा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है इस मैजिक क्रिस्टल को देखकर और वो लियाम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लग जाता है। जिसे देखकर आसुना बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लग जाती है क्योंकि उसने आसुना की तारीफ नहीं करी। जिसके बाद आसुना कहती है कि मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ क्योंकि मैं लियाम से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ और सारा काम ऑलमोस्ट लियाम ही करता है। तभी गिल्ड मास्टर कहता है तो फिर तुम फैमिलियर क्यों नहीं फॉर्म कर लेती लियाम के साथ। वो बताता है कि लियाम तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगा जिसके अकॉर्डिंग तुम लियाम की एक फैमिलियर बन जाओगी और तुम लियाम के किसी भी कमांड को मना नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें लियाम की थोड़ी सी शक्ति भी मिल जाएगी और तुम ताकतवर बन जाओगी। ये चीज़ सुनते ही कि आसुना ताकतवर बन सकती है, वो लियाम से कहती है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है। तभी लियाम कहता है कि अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लोगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तभी आसुना कहती है कि इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहती हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ क्या करो, चाहे तो हम दोनों मीठी मीठी रातें भी बिता सकते हैं। ये चीज़ सुनते ही लियाम बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाता है और वो ना चाहते हुए भी आसुना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए आसुना लियाम के हाथ पे चुम्मा देने लग जाती है। जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है और आसुना लियाम की फैमिलियर बन जाती है। फैमिलियर बनते ही आसुना वहाँ से गायब हो जाती है और वो लियाम के पीछे आकर बताती है कि उसे एक यूनिक स्किल मिल चुकी है जिसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इधर उधर हिल सकती है। ये चीज़ सुनते ही कि आसुना को एक यूनिक स्किल मिल चुकी है, सारे के सारे एडवेंचरर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहीं पर आसुना लियाम से कहती है कि वो ये चाहती है कि वो उसकी दोस्त के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करे। जिसके बाद आसुना लियाम को अपनी दोस्त जोडी के घर पर ले जाती है और वो जोडी की मुलाकात लियाम के साथ करवाती है। ज़्यादा क्वेश्चन करे बिना जोडी भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद गिल्ड में आकर वो जोडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के बाद जोडी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और जवान बन जाती है।
अब कुछ दिनों के बाद हम स्टैनली का मेंशन देखते हैं जहां पर लियाम इस समय स्टैनली से बात कर रहा है और स्टैनली लियाम को बताता है कि उनकी नेशन की प्रिंसेस जिनका नाम स्कारलेट है वो लियाम से मिलना चाहती हैं और वो ये भी चाहती हैं कि लियाम उसे अपने फैमिलियर दिखाए। लेकिन लियाम इस ऑफर को मना कर देता है और वो कहता है कि उसके फैमिलियर कोई खिलौने नहीं है। जिसके बाद लियाम यहाँ से चले जाता है और उसके जाते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर मेड की यूनिफॉर्म में प्रिंसेस स्कारलेट थी जो कहती है कि लियाम तो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आदमी है, लेकिन क्या वो मेरे सामने भी इतना ही इंटरेस्टिंग रह पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगले दिन लियाम को प्रिंसेस स्कारलेट के पास जाना ही पड़ता है। प्रिंसेस के कैसल के अंदर पहुंचने के बाद वो लियाम को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भी मारा है अभी तक। बातचीत करते हुए वो लियाम से कहती है कि वो उसे अपने फैमिलियर शो करे क्योंकि लियाम अपने फैमिलियर्स को कहीं पर भी कैसे भी कभी भी समन कर सकता है। तभी लियाम कहता है कि उसके फैमिलियर कोई खिलौने नहीं है जो वो उनको कहीं पर भी किसी को भी दिखाने लग जाए। ये चीज़ सुनकर प्रिंसेस स्कारलेट हंसने लग जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं तुम्हें एक बैरन का टाइटल देती हूँ। जैसे ही लियाम को नवाब का टाइटल मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक उठता है। यहीं पर प्रिंसेस स्कारलेट लियाम को एक मैजिक बुक देती है एज अ गिफ्ट, जिससे लियाम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद शाम के समय हम लियाम को मैजिक प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहाँ पर लियाम के पास उसका भाई ब्रूनो आता है। ब्रूनो लियाम से कहने लग जाता है कि तुम तो कमाल के इंसान हो यार, तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा लेकिन तुम्हारी पोजीशन अब तुम्हारे पापा से भी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि तुमने अपने परिवार में सच में कुछ करा है और अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो फिर तुम बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस के बन जाओगे। इसके बाद हम रात के समय अपने घर के अंदर लियाम को चलते हुए देखते हैं जहाँ पर लियाम की मुलाकात आल्ब्रेविट से होती है जो लियाम से कहता है कि ये मत समझना कि तुम एक बड़े इंसान बन चुके हो। और हमें जानने को मिलता है कि जैसे ही आल्ब्रेविट को ये पता चला कि लियाम एक नवाब बन चुका है उसकी फटके चार हो चुकी है। इसके बाद अगले दिन हम शाम के समय एडवेंचरर गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग इस समय गिल्ड मास्टर से लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर लियाम और उसके दोनों गुलाम वहाँ पर आ जाते हैं जो कि आसुना और जोडी है। वो सब पूछते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी गिल्ड के लोग बताते हैं कि आल्ब्रेविट ने एक 150 साल पुरानी सील जो कि उसके ग्रैंडफादर ने एक ड्रैगन को सील करने के लिए लगाई थी उसे खोल दिया है और वो 1000 सोल्जर्स को भी ले गया उस ड्रैगन को मारने के लिए। लेकिन ड्रैगन तो वो क्या ही मारता, सारे के सारे सोल्जर्स घायल हो चुके हैं। ये चीज़ सुनते ही लियाम चिंता में आ जाता है और वो बाहर चले जाता है आल्ब्रेविट की ऐसी तैसी करने। जब वो ड्रैगन वाली जगह पर पहुंचता है वो देखता है कि सारे लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह घायल हो चुके हैं। इन सारे सोल्जर्स के अंदर लियाम देखता है कि आल्ब्रेविट की भी बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो चुकी है जो लियाम से कहता है, लियाम ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सिर्फ उस ड्रैगन को मारना चाहता था। और आल्ब्रेविट अभी अपनी बातों को कंटिन्यू करता है कि उसी समय गिल्ड मास्टर वहां पर आकर आल्ब्रेविट की गुद्दी पे एक डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है और वो बताता है कि ड्रैगन की सील आज ही खुली है, इस वजह से वो उसे दोबारा सील कर सकते हैं 7 दिनों के अंदर। ड्रैगन तो अभी हिल भी नहीं सकता, दरअसल उसके बच्चों ने ये सारी तबाही मचाई है। जिसके बाद लियाम, आसुना और जोडी चले जाते हैं ड्रैगन के बच्चों को मारने के लिए। ड्रैगन के बच्चे आसुना के ऊपर हमला करते हैं और आसुना सारे के सारे हमलों को डॉज कर लेती है। लेकिन जब वो देखती है कि एक ड्रैगन के हमले से एक पूरा पेड़ तबाह हो जाता है, उसकी फटके 4 हो जाती है। इसी समय लियाम एक गेट बनाकर उन सारे ड्रैगन्स को उस गेट के अंदर डाल देता है जो कि उसके 3 डायमेंशनल रूम से कनेक्टेड है। रात के समय हम देखते हैं कि सारे के सारे मैजिशियंस मिलकर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन को सील करने लग जाते हैं। इसी समय आसुना और जोडी जो कि लियाम के गुलाम है वो लियाम से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो सारे के सारे ड्रैगन्स वहां से गायब हो गए। जिसके बाद लियाम बताता है कि उसने उन सारे ड्रैगन्स को अपनी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर डाल दिया है। तभी जोडी पूछती है कि ऐसे तो वो दोबारा उनके पास आ जाएंगे हमला करने। तभी लियाम बताता है कि उसने अभी उस मैजिक को अच्छे से मास्टर नहीं करा है, इस वजह से उस रूम के अंदर जो भी डाला जाएगा वो गायब होकर कहीं और चले जाएगा। जिसे सुनकर आसुना काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि लियाम कितना ज्यादा ताकतवर है। इसी समय वो ड्रैगन लियाम से कहता है, मेरा नाम राडॉन है और मैं एक ड्रैगन गॉड हूँ। मैं तुम्हें देखकर हैरान हो गया। तुम्हारे जैसा छोटा इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर के साथ नहीं मिलती। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने शरीर के अंदर ले लो और तुम अपनी दिलचस्प जिंदगी में जो मर्जी वो करो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। जिसके बाद लियाम ड्रैगन गॉड राडॉन को अपने शरीर के अंदर आने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद राडॉन एनर्जी की फॉर्म लेकर लियाम के शरीर के अंदर चले जाता है और लियाम देखता है कि उसके हाथ के ऊपर एक मार्क बन चुका है। यहीं पर उसे काफी ज्यादा ताकतवर महसूस होता है और वो कुछ स्पेल्स को करने लग जाता है जो कि इस बार बहुत ज्यादा तेज निकले हैं और बहुत ताकतवर भी हैं।
लेकिन उसी समय लियाम देखता है कि वहां पर मौजूद सारे के सारे मैजिशियंस की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है इतनी ज्यादा मैजिक एनर्जी की वजह से। दरअसल लियाम के शरीर के अंदर राडॉन की पावर्स जा चुकी हैं। ये चीज़ जानकर कि मैजिक पावर से इन सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, वो अपने मैजिक पावर को सप्रेस कर लेता है, जिससे सारे के सारे लोग ठीक हो जाते हैं। यहीं पर लियाम गिल्ड मास्टर को बताता है कि राडॉन मर चुका है और वो गिल्ड मास्टर को लगभग 40 किलो सोना दे देता है सारे के सारे लॉसेस को रिकवर करने के लिए। जो गिरते हुए तो ऐसा लग रहा था कि वो 40-50 किलो होगा, लेकिन जब वो गिर जाता है उसके बाद ऐसा लगता है कि किसी ने टट्टी कर दी है। यहीं पर गिल्ड मास्टर लियाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है और हैमिल्टन परिवार के घर में हम देखते हैं कि चार्ल्स हैमिल्टन हमारे नवाब लियाम हैमिल्टन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है और वो माफ़ी भी मांगता है आल्ब्रेविट के बिहाफ पर। रात के समय लियाम आल्ब्रेविट से बातचीत करने के लिए उसके कमरे के बाहर जाता है। वो अंदर जाता ही कि उसे पहले ही आवाज़ें आने लग जाती है कि आल्ब्रेविट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है इस समय। सिर्फ इतना ही नहीं, वो रोते हुए कहता है कि लियाम मेरे से इतना ज़्यादा आगे कैसे निकल गया। जिसके बाद अगले दिन लियाम जैसे ही उठता है उसे महसूस होता है कि ड्रैगन राडॉन की पावर्स के साथ उसके अंदर बहुत सारे स्पेल्स भी आ चुके हैं। ये सारे वो स्पेल्स हैं जो कि राडॉन कर सकता है। इसके बाद लियाम बाहर निकलता है और वो एक स्पेल करता है जिससे वो राडॉन के बच्चों को समन कर लेता है। इसी समय यहाँ पर प्रिंसेस स्कारलेट आती हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि लियाम ने इतना ज़्यादा खतरनाक मैजिक स्पेल करा तो करा कैसे। वो लियाम से पूछने लग जाती है कि उसने ड्रैगन गॉड राडॉन को कैसे हराया। जिसके बाद लियाम सारी की सारी कहानी समझाता है प्रिंसेस स्कारलेट को और वो सच बताते हुए ये भी बता देता है कि उसके अंदर राडॉन की पावर्स हैं इस समय। जिस चीज़ को सुनकर प्रिंसेस स्कारलेट बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो लियाम से चुप रहने के लिए कहती हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ किसी को भी पता चल गई तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा लफड़ा हो जाएगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि लियाम के घर पे बहुत सारे पैसे भेजे जाते हैं प्रिंसेस स्कारलेट के द्वारा, ताकि वो चुप रह सके और अपनी कहानी किसी को ना बताए। सारी की सारी मेट्स तो लियाम पे फिदा होने लग जाती हैं, क्योंकि ये पहली बार है कि उनके घर पे इतना सारा पैसा इकट्ठा आया हो। जिसके बाद हम स्टैनली के मेंशन में लियाम को देखते हैं, जहाँ पर स्टैनली को पता चल चुका है कि लियाम ने राडॉन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और वो लियाम से ही राडॉन की पावर्स को शो करने के लिए कहता है। अब लियाम जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करता है, एंड में वो बकी देता है। जिसके बाद लियाम एक ऐसा मैजिक करके दिखाता है जो कि किसी भी ह्यूमन को करना नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ राडॉन ही कर सकता है। यहीं पर स्टैनली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो एक कहानी सुनाते हुए बताता है, लगभग हजारों साल पहले 3 ड्रैगन्स की एक बहुत ज्यादा खतरनाक युद्ध हुई थी, जिसमें 2 ड्रैगन्स मर गए थे और एक ही बच पाया था। उससे ड्रैगन ने एक प्रिंसेस के साथ संबंध बनाया और उसके साथ शादी कर ली, जिसके बाद वो दोनों एक हो गए। ये कहानी सुनकर लियाम सोचने लग जाता है कि वो दोनों एक हो तो हो कैसे गए। यहीं पर स्टैनली लियाम से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो दोनों एक कैसे बन गए। तभी लियाम कहता है कि मेरे ख्याल से उन दोनों ने सेक्स करा होगा। लेकिन तभी स्टैनली कहता है कि तुम बिल्कुल गलत हो, तुम्हारा हाल भी बिल्कुल उस प्रिंसेस की तरह है, क्योंकि राडॉन इस समय तुम्हारी बॉडी के अंदर है, जैसे वो प्रिंसेस की बॉडी के अंदर था। यहीं पर हम लियाम को शहर के अंदर चलते हुए देखते हैं, जहां पर आसुना और जोडी उसके पास आते हैं और वो उसे एक कोने में ले जाते हैं। जिसके बाद वो उसे एक शादी का लेटर दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लियाम के लिए एक रिश्ता आया है, वो भी एक प्रिंसेस का। जैसे ही लियाम अपने घर वापस जाता है, वो देखता है कि उसके लिए और भी ज़्यादा लेटर आए हैं सिर्फ मैरिज के लिए। यानी ये बात फैल चुकी है कि लियाम में कुछ तो खास है और अब सारी लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं। यहीं पर ब्रूनो इधर आता है और वो बताता है कि उसकी भी शादी कुछ दिनों में होने वाली है। इसके बाद अगले दिन हम लियाम को आसुना और जोडी के साथ देखते हैं, जहाँ पर लियाम चलते हुए अपने एनीवेयर डोर को निकालता है और अपने 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर चले जाता है। लियाम आसुना और जोडी को दिखाता है कि उसने इस जगह में एक घर बना लिया है और ये घर गायब भी नहीं होगा, क्योंकि उसने इस मैजिक स्पेल को बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख लिया है। अब जैसे ही लियाम आसुना और जोडी को घर के अंदर का एरिया दिखाता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है वो घर। लियाम बताता है कि वो ये सोच रहा था कि यहाँ पर वो तीनों सो सकते हैं, और शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि वो सोने के अलावा यहाँ पर और क्या करना चाहते हैं। यहीं पर जोडी कहती है कि मुझे लग रहा है यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर पूरे टाइम ऐसे दिन रहेगा तो फिर हम सोएंगे कैसे। तभी लियाम कहता है कि तुम बात तो सही कह रही हो। जिसके बाद लियाम एक स्पिरिट को समन करता है और पूरे एरिया को अंधेरे से ढक देता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता है। जिसके बाद वो सस्ते चारमेंडर का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस को जला लेता है और वहाँ पर थोड़ी सी लाइट हो जाती है। यहीं पर वो अपनी डार्कनेस वाली स्पिरिट को एवॉल्व कर देता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके, और वो अपने डार्कनेस वाले पोकेमॉन का इस्तेमाल करते हुए कमरे के अंधेरे को आधा कर देता है।
जिसके बाद लियाम बाहर आ जाता है और आसुना और जोडी दोबारा गिल्ड चले जाते हैं। लियाम के शरीर के अंदर से राडॉन उससे कहता है, जिस जगह पर तुम्हें समय हो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी एक मदद करो। मैंने इस जगह को सील करा हुआ है और मैं कुछ पिक्सीज को बचाता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस सील तोड़कर उन पिक्सीज को बचाओ। जिसके बाद लियाम मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सील को तोड़ देता है और वो देखता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल है जिसके अंदर बहुत सारी पिक्सीज रहती हैं। पिक्सीज जैसे ही लियाम को देखती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं और इधर उधर भागने लग जाती हैं। तभी लियाम उन सब पिक्सीज से कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मुझे राडॉन ने ही भेजा है तुम्हारी रक्षा करने के लिए। और वो राडॉन का एक बच्चा उन पिक्सीज को दिखाता है, जिसके बाद पिक्सीज लियाम के ऊपर भरोसा कर लेती हैं। यहीं पर लियाम बताता है कि वो उन सारी पिक्सीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके उन्हें अपना फैमिलियर बनाने वाला है ताकि उन सभी पिक्सीज की पावर बढ़ सके। जिसके बाद लियाम पहली पिक्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है और उसे एक एल्फ बना देता है और वो इस एल्फ का नाम रखता है रेना। यहीं पर वो बची हुई पिक्सीज को भी एल्फ में कन्वर्ट कर देता है और देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सस्ता पोकेमॉन देख रहा हूँ। यहीं पर लियाम रेना को इन सारी की सारी पिक्सीज का लीडर बना देता है। इसी समय राडॉन उसके अंदर से बोलता है, तुम्हें पता है यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फल है, इस फल को खाकर तुम्हें पता चलेगा कि वो इतना अच्छा क्यों है। जिसके बाद लियाम इधर उधर टहलकर उस फल को ढूंढने लग जाता है और उसे पेड़ के ऊपर एक अलग सा फल मिल भी जाता है। जिस फल को वो जैसे ही खाता है उसके अंदर मैजिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो देखता है कि वो पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से मैजिक कर पा रहा है। यहीं पर लियाम के पास रेना आती है जो बताती है कि उन्होंने कुछ घर बनाने शुरू करे हैं क्योंकि लियाम ने उन्हें ऑर्डर करा था कि वो घर बना के उनमें रहना शुरू करें। लेकिन तभी वो देखता है कि रेना और बाकी सारी एल्फ को घर बनाना बिल्कुल भी नहीं आता और लियाम इस चीज़ को समझ भी जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसे एक इंजीनियर की ज़रूरत है घर बनाने के लिए। इसी समय यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि एक लड़की जिसका नाम मीना है उसे पकड़ लेते हैं। तुम्हें बेचकर मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन अभी तो मुझे अपनी प्यास बुझानी है। इसी समय यहाँ पर लियाम आ जाता है जो कि कुछ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इन सारे गुंडों को ढेर कर देता है। जिसके बाद ये लड़की रोने लग जाती है और बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यहीं पर लियाम अपना गेट निकालकर अपने 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर देखने लग जाता है क्या उसमें सारी की सारी एल्फ फिट हो सकती हैं और वो देखता है कि उसकी मैजिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। जिसके बाद वो सारी की सारी एल्फ को 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर डाल देता है और उन्हें टेलीपोर्ट करके कहीं और ले आता है ताकि और गुंडे आकर उनके ऊपर हमला ना करें। बाहर आते ही सारी की सारी एल्फ कहती हैं कि वो लियाम को अपना लीडर बनाना चाहती हैं, जिस चीज़ के लिए ना चाहते हुए भी लियाम मान जाता है और वो उनका लीडर बन जाता है। यहीं पर लियाम एक और मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन सारी की सारी लड़कियों को किसी और जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है क्योंकि उसे राडॉन से ये चीज़ पता चली थी कि यहाँ पर उसने एक और जगह को सील करा हुआ है और ये जगह पूरी तरह सेफ है, तो फिर वो इन सारी की सारी एल्फ को यहाँ पर रख सकता है। जिसके बाद लियाम मैजिक का इस्तेमाल करता है और सील को तोड़ देता है। सील तोड़ने के बाद सारी की सारी एल्फ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा हरी भरी और बहुत बढ़िया है रहने के लिए। नीचे उतरने के बाद लियाम सोचने लग जाता है कि यहाँ पर पानी की सप्लाई कैसे लाए वो। जिसके बाद वो वाटर स्पिरिट को समन करके उसे इवॉल्व कर देता है और उससे पानी की सप्लाई को ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद वो वाटर स्पिरिट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पानी की सप्लाई को ढूंढ देती है। यहीं पर लियाम कुछ राडॉन के बच्चों को समन करता है और उन्हें कुछ मैजिक क्रिस्टल भी देता है। लियाम सारी एल्फ्स को बताता है कि वो अभी कहीं और जाने लगा है और जब तक वो गया है तब तक राडॉन के बच्चे उनकी रक्षा करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम वहां से टेलीपोर्ट होकर प्रिंसेस स्कारलेट के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो प्रिंसेस स्कारलेट से कहता है कि उसे कोई इंजीनियर की जरूरत है जो कि घर बना सके। जिसके बाद प्रिंसेस स्कारलेट लियाम की मुलाकात करवाती है यहाँ के बहुत ही ज्यादा अच्छे इंजीनियर से जिसका नाम गोलाक है और वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है तो फिर वो एक बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। तभी लियाम गोलाक के ऊपर एक मैजिक करता है और उसका डुप्लीकेट समन कर लेता है। जिसके बाद वो प्रिंसेस स्कारलेट, गोलाक और अपने आप को वहां से टेलीपोर्ट करके उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एल्व्स हैं। ये जगह देखकर प्रिंसेस स्कारलेट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा सपना सच हो रहा है। और वो बताती है कि इस जगह का असली नाम पैराडाइज है। वो बताती है कि जो प्रिंसेस राडॉन के साथ मिली थी वो उनकी पहली पूर्वज थी और उन्होंने ही जामिल कंट्री को बनाया था। यहीं पर प्रिंसेस स्कारलेट एक रिंग निकालती है और बताती है कि ये रिंग उनकी फैमिली के अंदर बहुत ही ज़्यादा समय से चल रही है। उसे ये तो नहीं पता कि ये रिंग करती क्या है, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता है कि ये रिंग बहुत ज़्यादा काम की है। उस रिंग के निकलते ही हम देखते हैं कि लियाम का ड्रैगन मार्क ग्लो करने लग जाता है।
और जैसे ही लियाम उस रिंग को छूता है, हम देखते हैं कि ज़मीन हवा में उड़ने लग जाती है और वो हवा में उड़ने के बाद नीचे आ जाती है दोबारा से। और प्रिंसेस स्कारलेट लियाम के सामने अपना सिर झुका लेती है और वो बताती है कि इस जगह का नाम पैराडाइज है और वो चाहती है कि लियाम इस जगह पर एक कंट्री बनाए जो कि सच में एक पैराडाइज या फिर स्वर्ग जैसी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी एल्फ्स और गोलाक मिलकर एक विलेज बनाने लग जाते हैं। जब ये सारे लोग विलेज बना रहे हैं तब हम देखते हैं कि लियाम इस समय मॉन्स्टर्स को मार रहा है और लियाम की पावर को देखकर स्कारलेट तो इस समय उसके प्यार में अंधी हो रखी है। इसी समय लियाम को राडॉन की आवाज आती है जो कि कहता है, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ जो शायद इस लड़की को बहुत पसंद है। जिसके बाद लियाम और स्कारलेट उस जगह पर जाते हैं जो कि जंगल में छुपा हुआ एक अंडरग्राउंड बेस है। वो उस अंडरग्राउंड बेस के अंदर जैसे ही जाते हैं उन्हें राडॉन जैसा ही एक ड्रैगन का स्टैचू दिखता है जो कि लियाम और स्कारलेट को देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लड़ने की पोजीशन में आ जाता है। लेकिन वो लियाम और स्कारलेट के ऊपर हमला करता है कि उससे पहले राडॉन बताता है, अगर तुम इस स्टैचू पे सिर पे बने हुए एक अक्षर को मिटा दोगे तो फिर ये तुम्हारी सारी बातें मानेगा। जिसके बाद लियाम टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस स्टैचू के ऊपर आके होली लांस से हमला करके इस स्टैचू का एक अक्षर मिटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन स्कारलेट की सारी बातें मानने लग जाता है क्योंकि स्कारलेट के खून में ड्रैगन का ब्लड है। अब थोड़े समय के बाद जब स्कारलेट अपने मैंशन दोबारा जा चुकी है तब हम देखते हैं कि लियाम बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही उसे अपने गांव से धुआं निकलता हुआ दिखता है बहुत ज़्यादा। और जैसे ही लियाम वहां पर पहुंचता है, ड्रीना वहां पर आकर लियाम को बताती है कि कुछ वुल्फमैन ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। यहीं पर इधर वुल्फमैन की गैंग का लीडर आता है जो कि लियाम के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन लियाम सारे के सारे हमलों को डॉज करके वुल्फमैन के लीडर के ऊपर एक हमला करके उसे बहुत ज़्यादा घायल कर देता है और वो बताता है कि उसे तो राडॉन ने यहाँ पर रहने के लिए भेजा है तो फिर वो उन्हें तंग क्यों कर रहे हैं। और यहीं पर लियाम होली मैजिक का इस्तेमाल करते हुए राडॉन के बच्चों को समन कर लेता है जिन्हें देखते ही वुल्फमैन की लीडर की फटके चार हो जाती है। यहीं पर वो सारे वुल्फमैन देखते हैं कि सारी की सारी एल्फ्स जिनकी राडॉन रक्षा कर रहा था वो भी यहाँ पर रह रही हैं। और जैसे ही लियाम प्रपोज करता है उनको यहाँ पर रहने के लिए तो फिर वुल्फमैन का लीडर इस चीज़ के लिए मान लेता है। जिसके बाद जैसे ही लियाम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है हम देखते हैं कि वुल्फमैन का लीडर वुल्फ वुमेन बन जाता है, यानी वो एक लड़की थी जो कि अभी तक लड़का लग रही थी। जिसे देखकर लियाम भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और इस भेड़िया मनुष्य का नाम क्रिस है। जिसके बाद लियाम सारे के सारे वुल्फमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेता है और उन्हें अपना फैमिलियर बना के उनसे मजदूरी करवाने लग जाता है और सारे लोग गुलामों की तरह काफी ज्यादा जोरों शोरों से काम पे लगे हुए हैं। इसी समय लियाम को जंगल के बीच में से कुछ आवाजें आती हैं और वो देखता है कि जंगल के बीच में कुछ सोल्जर्स आ चुके हैं किस्ता दौर से, जो कि एक कंट्री है। लियाम उन सभी सोल्जर से अभी वापस जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि अगर वो वापस नहीं जाएंगे तो फिर उसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन ये सोल्जर्स लियाम की बात नहीं मानते और वो कहते हैं कि तेरे जैसा बच्चा हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी लियाम सारे के सारे किस्ता दौर के सोल्जर्स के ऊपर हमला करके उनको ढेर कर देता है। जिसके बाद लियाम कहता है कि अगर वो यहाँ पर अपनी पूरी कंट्री भी लेकर आ जाएंगे हमला करने के लिए तो फिर भी वो हारने ही वाले हैं। अब जैसे ही लियाम टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए विलेज वापस आता है, रीना उसे बताती है कि कुछ पिक्सीज यहाँ पर और आ गई हैं जो कि चाहती हैं कि वो भी यहाँ पर रहें। लियाम भी उन सारी पिक्सीज को यहाँ पर रहने के लिए परमिशन तो दे देता है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि वो उनके नाम क्या रखेगा। जिसके बाद लियाम उन सारी पिक्सीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके उन्हें एल्फ बनाते हुए उनके अजीब अजीब नाम रखने लग जाता है, जैसे केला, सेब, पपीता। अब गांव बनने का प्रोसेस भी उसके मजदूरों से बहुत ज़्यादा आराम से चल रहा है। राडॉन का स्टैचू भी काफ़ी ज़्यादा आराम से चिल मार रहा है। लेकिन लियाम इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि उसे पता चल गया है कि किस्ता दौर के सोल्जर्स यहाँ पर आए थे। स्कारलेट बताती है कि उसकी कंट्री बिल्कुल किस्ता दौर और जामिल कंट्री के पास में है, जिस वजह से किस्ता दौर और जामिल के लोग उसके ऊपर हमला करके ये ज़मीन हथियाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से उन्हें ये शो करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने इस कंट्री के साथ पंगा लेने की कोशिश करी तो फिर उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि एल्बर्ट नाम का एक आदमी यहाँ पर आता है जो कि जामिल कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है और वो लियाम से कहता है कि वो ये चाहता है कि प्रिंसेस स्कारलेट लियाम के साथ शादी करे। ये चीज़ सुनते ही लियाम स्कारलेट के साथ टेलीपैथी करता है और उससे पूछता है, स्कारलेट मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम इस डिसीजन के साथ सहमत हो? जिसके बाद प्रिंसेस स्कारलेट कहती है, मुझे इस चीज़ में कोई खराबी नहीं दिख रही, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम आधे साल तक का समय मांगो शादी के लिए। जिसके बाद लियाम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन वो कहता है कि उसे 1 साल का समय चाहिए प्रिंसेस स्कारलेट से शादी करने के लिए। एल्बर्ट इस चीज़ को मान लेता है और वो अपने गार्ड्स के साथ यहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जब प्रिंसेस स्कारलेट अपने मेंशन जा चुकी थी तब लियाम उसके मेंशन आता है
जहाँ पर स्कारलेट लियाम का वेलकम करती है और वो अब चाय पीने के लिए घर के अंदर जाने लगते हैं। वो मैंशन के अंदर कदम रखते ही कि तभी लियाम कहता है कि मुझे इस मैंशन के अंदर से काफ़ी अजीब तरह की मैजिकल एनर्जी महसूस हो रही है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें राडॉन के बच्चे का एक स्टैचू दिखता है और राडॉन लियाम से कहता है, ये देखकर यादें ताजा हो रही है। ये स्टैचू मैंने बनाया था। दरअसल ये एक स्टैचू नहीं बल्कि बैटल आर्मर है। तुम इसे प्रिंसेस स्कारलेट के ऊपर पहनवा सकते हो। स्कारलेट बताती है कि ये स्टैचू यहाँ पर 200-300 सालों से है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस स्टैचू का यूज है तो है क्या। जिसके बाद लियाम आगे बढ़ता है और स्टैचू के ऊपर एक मैजिक करता है, जिससे वो स्टैचू स्कारलेट के ऊपर चढ़ जाता है और स्कारलेट भी होली मैजिक कर पाती है। लेकिन ये स्टैचू स्कारलेट को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह थका देता है, जिसके बाद ये स्टैचू निकल कर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। यहीं पर राडॉन कहता है, मुझे पता था कि ये लड़की इस स्टैचू का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तुम ऐसी लड़की के लिए एक छोटा स्टैचू बना सकते हो। जिसके बाद राडॉन बैटल आर्मर बनाने की रेसिपी बताता है और लियाम स्कारलेट से कुछ मिथ्रिल, जो कि एक तरह का धातु या मैं कहूँ मेटल है, वो अरेंज करने के लिए कहता है स्कारलेट से। मिथ्रिल की अरेंजमेंट होने के बाद लियाम अपने स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा स्टैचू बनाता है जो कि एक बैटल आर्मर है। बाहर आने के बाद लियाम उस बैटल आर्मर को पहनने के लिए कहता है स्कारलेट से, और जैसे ही स्कारलेट उस बैटल आर्मर को पहनती है, इस बार उसे बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होती और वो इस समय होली मैजिक का भी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाती है। तभी राडॉन लियाम को बताता है कि जो उस जगह पर तुमने स्टैचू के साथ लड़ाई करी थी वो भी एक बैटल आर्मर है। जिसके बाद लियाम और स्कारलेट उस स्टैचू के पास जाते हैं और लियाम उसके ऊपर थोड़ा सा खून गिराता है, जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है और वो स्टैचू एक बैटल आर्मर बनने के बाद लियाम के शरीर के ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद लियाम को बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है और वो बहुत सारे मैजिक कर पाता है। लेकिन वो उस आर्मर को थोड़ी सी देर ही इस्तेमाल करने के बाद बहुत ज़्यादा बुरी तरह थक जाता है और उसका सारा मैजिक खत्म हो जाता है। और राडॉन लियाम को बताता है, बहुत शानदार। क्या तुम्हें पता है कि तुम ऐसे तीसरे इंसान हो जो कि इस आर्मर को पहनने के बाद पहली बार में मर नहीं गया। अगर तुम इस आर्मर को अच्छे से मास्टर कर लो तो फिर तुम इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हो। इसके बाद जब लियाम दोबारा अपने विलेज आता है, वो देखता है कि सारे मजदूर अच्छे से काम कर रहे हैं। इसी समय उसकी एक गुलाम आती है जिसका नाम रेना है और वो लियाम को बताती है कि उनके विलेज के पास कुछ हाई ओर्क आ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और विलेज को हानि भी पहुंचा सकते हैं। ये चीज़ सुनकर लियाम काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है और वो हाई ओर्क को मारने के लिए चले जाता है। और वो देखता है कि जिस जगह पर हाई ओर्क रहते हैं वहाँ पर बहुत सारा आयरन भी है। इसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे हाई ओर्क और उनका लीडर आ जाता है। लियाम हाई ओर्क से कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे विलेज में आकर रहें। इस समय उधर सारे के सारे वुल्फ मैन और पिक्सीज भी रह रहे हैं। लेकिन तभी इस मोटी बुद्धि को कुछ समझ नहीं आता और वो लियाम के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जिन सारे हमलों से लियाम बचने लग जाता है, लेकिन तभी वो एक गड्ढे में आकर फंस जाता है। अब ये मोटी बुद्धि जो कि हाई ओर्क का लीडर है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लियाम के ऊपर हमला करने ही लगता कि उसी समय सारे के सारे हाई ओर्क चमचे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। और जैसे ही हाई ओर्क का लीडर लियाम के ऊपर हमला करता है, वो देखता है कि लियाम को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसने आर्मर पहन लिया था। यहीं पर वो हाई ओर्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लियाम से कहता है कि इस बार तो वो उसे ख़त्म कर ही देगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सारे के सारे चमचे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। जिसके बाद लियाम बताता है कि वो अपने चमचों के ऊपर हमला करने वाला था जब वो लियाम के ऊपर हमला कर रहा था। वो हाई ओर्क का लीडर जब लियाम के ऊपर हमला करने वाला था तब लियाम अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाता है और उन सारे के सारे हाई ओर्क को बचा लेता है। ये चीज़ देखकर हाई ओर्क के लीडर को लियाम के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है और लियाम हाई ओर्क के लीडर और सारे के सारे हाई ओर्क को बताता है कि उनके विलेज के अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और उन्होंने एक नई कंट्री बनानी है उधर। जिसके बाद हाई ओर्क कहता है कि वो उनकी कंट्री में आकर रह तो लेगा, लेकिन उसे पहले ये देखना है कि उनकी कंट्री है कैसी। जिसके बाद लियाम सारे के सारे ओर्क को गांव के अंदर ले आता है जहां पर सारे के सारे ओर्क बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इधर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि उनके दोस्त थे। यहीं पर क्रिस हाई ओर्क के लीडर को देखती है और उसके ऊपर लात मार के उसे नीचे गिरा देती है और वो कहती है कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गए। वो लियाम को बताती है कि जंगल में वो दोनों अक्सर लड़ा करते थे और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। तभी लियाम क्रिस और हाई ओर्क को समझाता है कि हाई ओर्क असल में कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि क्रिस ताकतवर हो चुकी है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करा था लियाम के साथ और अब वो उसकी गुलाम बन चुकी है। ये चीज़ सुनकर हाई ओर्क का लीडर भी कहता है कि हमें भी अपना गुलाम बना लो। जिसके बाद लियाम उन सब के ऊपर भी मैजिक करता है और उन्हें इवॉल्व कर देता है, उन्हें अपना गुलाम बनाकर।
और वो हाई और के लीडर का नाम रखता है बूटा गोरिल्ला। जिसके बाद हम देखते हैं कि बूटा गोरिल्ला और क्रिस एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो चुकी हैं। यहीं पर लियाम बाकी सारे हाई और के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके उन्हें अपना गुलाम बनाने लग जाता है और उनके अलग अलग तरह के नाम रखता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लियाम अपने सारे गुलामों से मजदूरी करा के बहुत सारी आयरन और को इकट्ठा करता है, जिसके बाद वो अपने स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे मेटल्स को अलग कर लेता है और सबसे ज़्यादा मेटल आयरन निकलता है और मिथरेल तो ना के बराबर निकलता है। दरअसल लियाम ने मिथरेल का आर्मर बनाना था सारे के सारे लोगों के लिए ताकि वो लड़ सकें। तभी लियाम कहता है कि अगर मैं मिथरेल का आर्मर नहीं बना सकता तो फिर मैं आयरन का आर्मर बना लूंगा। जिसके बाद वो आयरन को मेल्ट करता है अपने स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हुए और मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आयरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके उसे आयरन बैटल आर्मर बना लेता है। तभी लियाम को लगता है कि अब तो वो सबके लिए आर्मर बना सकता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है लियाम की फटके 4 हो जाती है, क्योंकि वो हर एक आयरन के पीस के लिए अलग अलग तरह के नाम नहीं रख पा रहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हुए हर किसी को अलग नाम देना पड़ता है। लेकिन जैसे तैसे करके अलग अलग तरह के नाम रख के वो 20-30 आर्मर बना लेता है, जिन आर्मर्स के साथ सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसी समय हम देखते हैं कि उनके गाँव के अंदर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि अभी आकर हमला करने ही लगते कि उसी समय रहना एक मीना नाम की लड़की से इन सारे गुंडों से लड़ने के लिए उसे आगे भेज देती है और मीना अकेले ही इन सारे गुंडों की धजिया उड़ा के रख देती है, जिसे देखकर लियाम को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इस हादसे के बाद सारे के सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। यहीं पर इसके बाद हम देखते हैं कि लियाम अपने 3 डायमेंशनल स्पेस में आता है और वो बहुत सारी वाटर स्पिरिट को समन करके उनसे आइटम बॉक्स में पानी डालने के लिए कहता है जनरेट कर। यहीं पर लियाम देखता है कि एक स्पिरिट काम नहीं कर रही और वो स्पिरिट लियाम से कहती है, मास्टर क्या आपको याद है कि मैं पहली वो वाली वाटर स्पिरिट हूँ जिसे आपने इवॉल्व करा था। अब मैं थोड़ी सी और इवॉल्व या ताकतवर हो जाऊं तो फिर मैं चीज़ों के अंदर जाके भी रह सकती हूँ। और लियाम पूछता है क्या वो चीज़ों के अंदर जाकर चीज़ों को ताकतवर बना सकती है, जिसके बाद वो बताती है कि स्पिरिट्स का बहुत सारे वेपन्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। जिसके बाद लियाम को थोड़े से प्रॉफिट्स दिखते हैं और वो उस स्पिरिट को इवॉल्व कर देता है, जिसके बाद वो एक नॉर्मल आर्मर बनाता है जिसके अंदर वो इस स्पिरिट को डाल देता है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि वो बहुत सारे आर्मर्स बना लेता है स्पिरिट्स का यूज़ करते हुए और ये सारे आर्मर्स वो क्रिस, रेना और बूटा गोरिल्ला को पहना देता है, जिसके बाद ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और लियाम ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके गुलाम अब ताकतवर हो चुके हैं और अब वो जंग में भी लड़ सकते हैं। अब दोबारा से लियाम जब एडवेंचरर गिल्ड जाता है उसके ऊपर आसन और जोडी बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं, क्योंकि लियाम उनके साथ नहीं था इतने ज़्यादा टाइम से। यहीं पर आसुना लियाम से पैसे निकालने के लिए कहती है और लियाम सोच में पड़ जाता है कौन से पैसे। तभी जोडी बताती है कि लियाम को जब प्रिंसेस स्कारलेट से अपना मुंह चुप करने के लिए पैसे मिले थे तब थोड़े पैसे उसने आसुना और जोडी को दिए थे, लेकिन आसुना और जोडी ने उन पैसों को अपने पास नहीं रखा था, जिस वजह से लियाम के पास अभी भी वो पैसे पड़े होंगे। जिसके बाद लियाम, आसुना और जोडी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और आसुना लियाम से पूछती है कि वो इतने समय से कर क्या रहा था। जिसके बाद लियाम बताता है कि उसने अपनी खुद की एक कंट्री बना ली है। ये सुनते ही आसुना और जोडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें भी लियाम की कंट्री में जाना है। यहीं पर लियाम बताता है कि उसने एक नई तरह का मैजिक सीखा है, जिसके बाद वो उस मैजिक से एक सैंड बॉक्स बनाता है। इसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वेट्रेस खाना लेकर आती है और लियाम थोड़ा सा खाना निकाल कर उस सैंड बॉक्स के अंदर डालता है और जब वो खाना निकालता है खाना बुरी तरीके से सड़ चुका था और आसुना और जोडी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लियाम बताता है कि इस बॉक्स के अंदर टाइम बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलता है, इस वजह से इसके अंदर डालकर हर चीज़ सड़ जाती है। तभी लियाम आसुना से कहती है कि अगर इसमें टाइम तेज़ चलता है तो फिर तो हम इसमें वाइन भी बना सकते हैं फ्रेश। जिसके बाद लियाम थोड़ी सी मेहनत करता है और थोड़े से ग्रेप जूस का अरेंजमेंट करता है और जैसे ही वो वाइन को उस सैंड बॉक्स के अंदर डाल के थोड़े समय बाद निकालते हैं तो फिर वो देखते हैं कि सच में ग्रेप जूस की वाइन बन चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रेप जूस से बहुत सारी वाइन बना लेते हैं जो कि अलग अलग समय के लिए सैंड बॉक्स के अंदर डाली हुई थी। यहीं पर जोडी वाइन को पीने लग जाती है और लियाम उसे बहुत ज़्यादा नशीली आंखों से देखने लग जाता है, क्योंकि वो भी वाइन पीना चाहता है लेकिन वो अंडर एज है। लेकिन ये चीज़ देखकर कि वो जोडी को किन आंखों से देख रहा है, आसुना उसे लात मार के दूर फेंक देती है। और वाइन पीने के बाद जोडी बताती है कि जिस वाइन को सबसे ज़्यादा समय के लिए रखा गया है उसका फ्लेवर सबसे बेस्ट है। इसके बाद वो सारे लोग लियाम के गांव में जाते हैं जहां पर आसुना और जोडी सारे के सारे लोगों से मिलते हैं। इसके बाद रात के समय वो सारे लोग पार्टी करते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वो सारे लोग एक बहुत ही ज़्यादा अलग तरह के फ्रूट को हार्वेस्ट करने लग जाते हैं। तभी लियाम को किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है तो फिर वो भागते हुए उस इंसान की तरफ जाता है
और वो देखता है कि एक ऑर्क को एक ज़ॉम्बी जैसे बीइंग ने काट लिया है। लियाम उस ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, लेकिन अब देरी हो चुकी थी और ये ऑर्क हम देखते हैं कि एक और ज़ॉम्बी बन जाता है। अब ये ऑर्क बूटा गोरिल्ला को काटने ही वाला था कि उसी समय हम देखते हैं कि लियाम अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसको ठीक कर देता है, जिसके बाद जोडी बताती है कि अब ये आदमी बिल्कुल भी ज़ॉम्बी नहीं है। तभी जोडी बताती है कि मेरे ख्याल से ये एक वैम्पायर है। हजारों सालों में एक बार एक वैम्पायर के राजा का जन्म होता है, जिसमें इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी वैम्पायर में कन्वर्ट करके उनको कंट्रोल कर सके। और मेरे ख्याल से अब वो वैम्पायर का राजा जाग चुका है। जिसके बाद लियाम ऑर्डर दे देता है कि आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनको बता दिया जाए कि वैम्पायर्स आ चुके हैं और वो इवैक्यूएट कर लें। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। एक वुल्फमैन लियाम के पास आकर उसे बताता है कि किसी भी आदमी ने उसकी बात नहीं सुनी, इस वजह से वो सारे लोग अभी वैम्पायर बन चुके हैं। ये चीज सुनकर लियाम अपनी आर्मी से कहता है कि वो सारे लोग अभी के अभी वैम्पायर्स को मारने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद वो सारे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे वैम्पायर्स हैं और अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो सारे लोग वैम्पायर से लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पर वैम्पायर किंग भी आ जाता है और वैम्पायर किंग को देखते ही उसके पास लियाम आता है, जो कि टेलीपोर्ट करके उसे एक जंगल एरिया में ले आता है, जहाँ पर आकर वो वैम्पायर कहता है, आखिर तुमने मेरे साथ ये क्या करा? तभी लियाम कहता है कि चलो अब असली गेम को शुरू करते हैं। और यहीं पर वैम्पायर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लियाम उसके ऊपर अलग अलग तरह के मैजिक्स का इस्तेमाल करता है। वैम्पायर भी टेलीपोर्ट करके लियाम के पीछे आकर उसके ऊपर हमला करने ही लगता कि तभी लियाम भी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर लेता है। होली मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो उस वैम्पायर के ऊपर बहुत सारे स्पीयर्स फेंक देता है, लेकिन इतने सारे हमलों के बावजूद भी उस वैम्पायर को कुछ नहीं होता और वो बताता है, मैं ना ही जिंदा हूँ और ना ही मैं मुर्दा, इसीलिए किसी भी हालत पर तुम मुझे नहीं मार सकते। और वो लियाम के पास आकर उसे काटने लगता है और वो लियाम को काट भी लेता है, जिससे लियाम एक वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। लेकिन तभी हमें जानने को मिलता है कि ये तो उसकी एक कॉपी थी, असली लियाम तो बिल्कुल नॉर्मल और ठीक है। यहीं पर वो वैम्पायर लियाम को बताता है, तुम मुझे किसी भी हालत पर नहीं मार सकते। पहली बात, मैं जिंदा या मुर्दा नहीं हूँ, तो फिर मुझे दर्द भी महसूस नहीं होता। मैं अपने आसपास से एनर्जी लेता हूँ, तो फिर कुछ भी करके तुम मेरी एनर्जी नहीं खत्म कर सकते। ये चीज सुनने के बाद लियाम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और जैसे ही वो वैम्पायर लियाम के ऊपर हमला करता है, वो एक सैंड बॉक्स निकालता है, जिस सैंड बॉक्स के अंदर वो उस वैम्पायर को डाल देता है और वो वैम्पायर कहने लग जाता है, ये क्या है? मुझे इस डब्बे से बाहर निकाल बच्चे, मेरे साथ क्या कर रहा है तू? जिसके बाद लियाम बताता है कि एक सैंड बॉक्स के अंदर हवा, पानी, जल, एनर्जी कुछ भी नहीं होता और ना ही इसके अंदर कोई जिंदा चीज फिट होती है और ना ही मुर्दा, और इसके अंदर टाइम तेज चलता है। तो फिर ऐसे ही अगर चलता रहा तो फिर ये वैम्पायर अपने आप मर जाएगा। जैसे ही रात होती है, लियाम देखता है कि ये वैम्पायर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और वो खुश होने लग जाता है कि उसने इतने ज्यादा खतरनाक दुश्मन को हरा लिया। इसके बाद हम उस एरिया को देखते हैं जहां पर लियाम की आर्मी है और वो सारे वैम्पायर्स भी है जो दोबारा इंसान बन चुके हैं, या शायद इंसान नहीं तो वो जीव बन चुके हैं जो वो पहले थे। यहीं पर इधर लियाम आता है और लियाम के आते ही आसुना और जोडी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो एक चीज लियाम को बताते हैं कि यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं उस वैम्पायर के मरते ही, क्योंकि इन सभी लोगों को वैम्पायर से एनर्जी मिल रही थी और अभी भी ये थोड़े थोड़े वैम्पायर हैं। आसुना एक आदमी का कीमती दांत उखाड़ देती है और बताती है कि इन लोगों के दांत भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। यहीं पर वो सारे लोग दोबारा वैम्पायर बनना शुरू ही होते हैं कि उसी समय लियाम अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सबको नॉर्मल करना शुरू कर देता है। जितने लोगों के ऊपर मैजिक करा था वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर मैजिक नहीं हो पाया वो दोबारा वैम्पायर बनने लग जाते हैं। ये चीज सुनकर लियाम राडॉन वाला बैटल आर्मर पहन लेता है और उसे पहनने के बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास के सारे एरिया में अपना मैजिक फैला देता है और सारे लोगों को हील कर देता है। जिस चीज को करते ही लियाम की ऐसी तैसी हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है, उसे अपने सामने आसुना और जोडी दिखते हैं, जो बताते हैं कि सारे के सारे लोग नॉर्मल हो चुके हैं। यहीं पर इधर वो वाले वैम्पायर आते हैं जिन्हें वैम्पायर किंग कंट्रोल कर रहा था और वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं वैम्पायर किंग से उनकी रक्षा करने के लिए। लेकिन वो बंदा कहता है कि उन्होंने जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है उसके लिए वो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है और वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। लेकिन तभी लियाम कहता है कि वो तो बस ये चाहता है कि वो सारे लोग भी उसके गाँव में आकर रहना शुरू करें, और वो उन वैम्पायर के ऊपर एक मैजिक कर देता है जिससे वो नोबल वैम्पायर बन जाते हैं और नोबल वैम्पायर दिन में भी जिंदा रह सकते हैं। यही दूसरी तरफ लियाम सैंड बॉक्स के पास आता है जहां पर वो देखता है कि वैम्पायर पूरी तरह खत्म हो चुका है अब, और वो अपने सैंड बॉक्स को वापस अपने अंदर ले लेता है। जिसके बाद अगले दिन लियाम अपनी स्लाइम्स को पूरा का पूरा विलेज दिखाता है
और लियाम बताता है कि उसका विलेज इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो शहर बनना शुरू हो गया है। इसके बाद रात के समय हम देखते हैं कि लियाम अपनी मैजिक ट्रेनिंग करके अपनी मैजिक कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस स्कारलेट लियाम से कहती है कि उन्हें अपनी पावर को शो करना पड़ेगा किस्तदोर और जामिल को। स्कारलेट बताती है कि अपना रुतबा और पावर शो करने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक कंट्री की करेंसी होती है, यानी एक कंट्री कितने ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के कॉइन्स या फिर करेंसी को प्रोड्यूस करती है। स्कारलेट लियाम को वो वाला स्टैचू दिखाता है जो लियाम ने मिथ्रेल से बनाया था, और वो बताती है कि ये स्टैचू इतना ज़्यादा परफेक्टली बना हुआ है कि ऐसे स्टैचू को दोबारा बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो इस काम को कर सकता है वो सिर्फ लियाम कर सकता है, वो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके। यहीं पर स्कारलेट जामिल के सिल्वर कॉइन्स दिखाती है और बताती है कि ये वर्ल्ड के बेस्ट कॉइन्स हैं। अगर लियाम इससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी के कॉइन्स को प्रोड्यूस कर सके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर वो शो कर सकते हैं कि उनकी कंट्री बहुत पावरफुल है। जिसके बाद लियाम कहता है कि ये तो चुटकियों का खेल है, और वो अपनी स्पिरिट्स को समन करके बहुत सारे कॉइन्स बना लेता है सिल्वर के, जो कि जामिल के कॉइन्स से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहीं पर स्कारलेट लियाम से ये सिल्वर कॉइन्स भी बनाने के लिए कहती है, और जब लियाम सिल्वर कॉइन्स बनाता है तब तो स्कारलेट की फट जाती है, क्योंकि ये कॉइन्स में बहुत ज़्यादा कम कॉपर का इस्तेमाल हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। जिसके बाद आसुना और जोडी अगले दिन लियाम के इन कॉइन्स को इधर उधर फैलाना शुरू कर देते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि लियाम की कंट्री कितनी ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियाम की कंट्री में ब्रूनो आता है, जो कि लियाम के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है, और वो लियाम से परमिशन मांगता है उसकी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए, जिसकी लियाम परमिशन दे देता है आराम से। जिसके बाद ब्रूनो यहाँ से चले जाता है ट्रेड की परमिशन लेकर। यहीं पर स्कारलेट बताती है कि दूसरे परिवार में शादी करने की वजह से ब्रूनो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो चुका है। इसके बाद हम लियाम को देखते हैं, जो कि अपने 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है। यहीं पर हम देखते हैं कि लियाम के अंदर से राडॉन निकल कर आती है, जो कि एक लड़के के फॉर्म में है, और अब हमें जानने को मिलता है कि राडॉन असल में एक लड़की है। मुझे पूरे टाइम ऐसा लग रहा था कि राडॉन एक बूढ़ा आदमी होगा, लेकिन ये तो एक जवान लड़की निकली। लियाम भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि राडॉन एक लड़की है। जो भी है, राडॉन लियाम को बताती है कि वो अपने शरीर की मैजिक एनर्जी को सिर्फ स्पेल्स के अलावा भी इस्तेमाल कर सकता है, और वो मैजिक एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी स्पेल के बिना इधर उधर कूद के दिखाती है। लेकिन जब लियाम ये करने की कोशिश करता है तो फिर वो कूद तो जाता है, लेकिन वो नीचे ढंग से लैंड नहीं कर पाता और उसके पैरों पर भी चोट लग जाती है। जिसके बाद राडॉन लियाम के शरीर पर काफ़ी सारे बबल्स बना देती है, और वो इन सारे बबल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ मैजिकल एनर्जी डालने के लिए कहती है, लेकिन लियाम ये ढंग से नहीं कर पाता, जिस वजह से उसके बैलून्स फटना शुरू हो जाते हैं, और राडॉन बार बार इन गुब्बारों को बनाने लग जाती है और लियाम प्रैक्टिस करने लग जाता है। थोड़े समय की प्रैक्टिस के बाद हम देखते हैं कि लियाम ने अपने मैजिक के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लियाम ने अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा बीच बना लिया है। ये बीच देखते ही आसुना और स्कारलेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनका यहाँ पर खेलने का मन करने लग जाता है। जिसके बाद सभी लोग स्विम सूट पहनकर यहाँ पर खेलने आ जाते हैं, और सारे लोगों का स्विम सूट देखकर लियाम बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाता है। जिसके बाद वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहीं पर रात के समय जब लियाम इधर उधर टहल रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी मैजिकल एनर्जी महसूस होती है, और लियाम उसकी तरफ जाने लग जाता है। वो एक जगह पर जाकर ज़मीन को खोदने लग जाता है और उसे एक मैजिक क्रिस्टल मिलता है। ये क्रिस्टल देखकर लियाम को अच्छा तो लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये मैजिक क्रिस्टल ज़मीन के अंदर क्या कर रहा है। जिसके बाद राडॉन समझाती है कि दरअसल ज़मीन के अंदर मैजिक क्रिस्टल्स बन जाते हैं जब कोई ज़मीन के ऊपर ज़्यादा मैजिक का इस्तेमाल करता है, और वो बताती है कि इनसे मोटा पैसा भी बनाया जा सकता है। जिसके बाद अगले दिन लियाम ब्रूनो को ट्रेडिंग के लिए बुलाता है। वो ब्रूनो को ज़मीन के अंदर दफन हुए मैजिक क्रिस्टल दिखाता है, और वो बताता है कि ऐसे मैजिक क्रिस्टल हर जगह पर हैं, और वो कहता है कि उसने ये ब्रूनो को बेचकर कुछ पैसे बनाने हैं। जिसके बाद ब्रूनो कहता है कि वो इन मैजिक क्रिस्टल्स को ज़रूर बेच सकता है। ब्रूनो बताता है कि मैजिक क्रिस्टल का टेक्निकली कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वो अच्छे दिखते हैं, इस वजह से उनकी वैल्यू डायमंड जैसी होती है। और वो मैजिक क्रिस्टल को देखकर बताता है कि ये मैजिक क्रिस्टल जवान है, इस वजह से इसका कम दाम मिलेगा थोड़ा सा। और वो बताता है कि एक मैजिक क्रिस्टल जितना ज़्यादा पुराना होता है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। ये चीज़ जानने के बाद लियाम सैंड बॉक्स को समन करता है और वो उसके अंदर मैजिक क्रिस्टल डाल देता है। लगभग 3 हफ्तों के बाद वो देखते हैं कि मैजिक क्रिस्टल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा रेयर बन चुका है। ब्रूनो इस मैजिक क्रिस्टल को एक डब्बे के अंदर डाल देता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। जिसके बाद अगले दिन रेना और 2 और एल्व्स किस्तादोर के राजा के पास जाती हैं और वो उन्हें एक क्रिस्टल देती हैं लियाम की तरफ से। जिस क्रिस्टल को देखते ही वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।
लियाम और ब्रूनो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील बना लेते हैं इन सारे मैजिक क्रिस्टल को बेचने के लिए। और इस समय हम देखते हैं कि लियाम का किंगडम बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और डेवलप्ड भी हो चुका है। आसुना और जोडी के साथ भी लियाम की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है और अल्ब्रेविट लियाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। यहाँ पर शहर में सारे लोग लियाम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और राडॉन टाइम टू टाइम लियाम को मैजिक ट्रेनिंग देती रहती है। हम एक आखिरी बार लियाम को राडॉन के साथ मैजिक ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। और यार मेरी दोस्त का एक चैनल है एनीजियोट करके, जिस पे 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। मैं बताना चाहता हूँ कि एनीजियोट भाई बहुत ही ज़्यादा एपिक वीडियोस बनाते हैं एंड मुझे भी देखकर मज़ा आ जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उनके चैनल पे जाके उनकी वीडियो को ज़रूर देखना। मैंने उनके चैनल की लेटेस्ट वीडियो का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो फिर जाके ज़रूर विजिट करना। अब बात कर लेते हैं इस एनीमे के बारे में। इस एनीमे का नाम आई एम अ नोबल ऑन द ब्रिंक ऑफ रूइन सो आई माइट एज वेल ट्राई मास्टरिंग मैजिक है। इतना ज़्यादा लंबा नाम रखना मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन नहीं था, क्योंकि इस तरह के नाम को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो भी है, ज़रा सी बात कर लेते हैं इस एनीमे के बारे में और इसे एक रिव्यू देते हैं, जिसके बाद मैं ऑब्वियसली लाइक्स और सब्सक्राइबर्स की भीख मांगने वाला हूँ। अब एनीमे देख लिया है तो फिर एक जजमेंट बना के रेटिंग तो दे ही सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप 10 में से इस एनीमे को पहले अपनी रेटिंग दे दो, जिसके बाद मैं अपना रिव्यू देने वाला हूँ। मुझे लगता है कि आपने अभी तक रेटिंग दे दी होगी, और अभी तक भी नहीं दी तो फिर वीडियो पॉज करके दे दो। ये एनीमे स्टोरी फॉलो करता है एक ऐसे बंदे की जिसका हमें नाम तक नहीं बताया गया। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो बंदा दूसरी दुनिया में एक 12 साल के बच्चे के शरीर के अंदर आ चुका है, और उस 12 साल के बच्चे का क्या हुआ हमें वो भी नहीं पता, जो कि शो करता है कि ऑथर कितना ज़्यादा आलसी था राइटिंग को लेकर। द एमिनेंस एंड शैडो जैसे इसी कई एनिमेज में हम देखते हैं कि हमें ऑथर पूरी तरीके से बताता है कि वो बंदा पहले कैसा था और इसे कई के बाद कैसा हुआ। लेकिन ये एनीमे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा हुकअप वाले पॉइंट को ही मिस कर देता है। और ये एनीमे एक कंप्लीट कॉपी है द 8th सन आर यू किडिंग मी की। वो एनीमे भी कुछ खास नहीं था और उससे इंस्पिरेशन लेने की वजह से ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा फकिंग बोरिंग बन जाता है। अगर मुझे इस एनीमे की स्टोरी को रेटिंग देनी हो तो फिर मैं 2 आउट ऑफ 10 देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पकाऊ स्टोरी थी टू बी ऑनेस्ट। अब बात आती है कैरेक्टर डेवलपमेंट की, जो कि 0 थी, तो मैं चलो एक रेटिंग दे देता हूँ 10 में से। एनिमेशन को मैं 5 आउट ऑफ 10 देने वाला हूँ, क्योंकि एनिमेशन वॉज वेरी फाइन एंड गुड। साउंड ट्रैक्स एकदम पकाऊ थे। अगर मैं आई एम अ नोबल ऑन द ब्रिंक ऑफ रूइन सो आई माइट एज वेल ट्राई मास्टरिंग मैजिक को रेटिंग दूँ ओवरऑल, तो फिर मैं देना चाहूँगा 2.5 आउट ऑफ 10। अब इतनी भद्दी रेटिंग देने के बाद और इस एनीमे का इतना मजाक उड़ाने के बाद मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना। लेकिन फिर भी अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं अच्छी लगी हो या फिर इंटरेस्टिंग लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बट मुझे लगता नहीं कि कोई ये इतना बेकार रिव्यू सुनने के बाद करने वाला है कुछ भी। तो आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।